अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे तशरीहात। सबसे पहले हम करेंगे नज़म की तशरीह। नज़म की तशरीह में सबसे पहले जब आपको नज़म की तशरीह आएगी, सबसे पहले आपने नज़म की तशरीह का नंबर लिख देना है। अगर वो पहला शेर हो तो उसका पहला शेर, अगर दूसरा शेर हो तो दूसरा शेर। तो इससे एग्जामिनर को ये मालूम हो जाएगा कि आप पहला शेर लिख रहे हैं। पहला शेर लिखने के बाद सबसे पहले आपने लिखना है हवाला शेर। हवाला शेर में सबसे पहले आपने नज़म का अनवान और शायर का नाम लिखना है। हवाला शेर का मतलब ये होता है कि हम ये जो शेर हम लिखा है इसका हवाला क्या है। नज़म का अनवान, हमेशा नज़म का अनवान लिखते हैं, कभी भी नज़म का नाम नहीं होता, हमेशा उसका अनवान होता है। उसके बाद यहाँ शायर का नाम भी लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास आता है मफहूम। मफहूम आपने शेर को देख कर लिखना है, जैसा ही शेर होगा वैसा ही आपने नीचे मफहूम लिख देना है। उसके बाद हमारे पास आती है तशरीह। तशरीह में हमने सबसे पहले लाइन लिखनी है, इस शेर में शायर कहता है। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके बाद ही आप शेर लिखना शुरू करेंगे। शेर में हमारे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है हवाला जात। हवाला जात, हवाला जात मतलब बकौल शेर, यानी कोई एक शायर जो इस शेर के मुताबिक हो, कोई एक रेफरेंस देना होता है, उसे हम हवाला कहते हैं। जैसा कि आपने कोई हदीस का ना, कोई हदीस, कोई कौल, कोई अरशाद या फिर कोई बकौल शेर, कोई भी हो हमारे पास, जैसे हम लिखते हैं बकौल शेर और आपने इन कोमा के दरमियान उस शेर को लिखना है। इससे आपका जो नज़म के शेर की तशरीह है वो भी आपकी लेंथी हो जाती है। उसके बाद सबसे पहले आते हैं सबसे सबसे दूसरा सवाल आता है कि इसकी लेंथ कितनी हो चाहिए। अगर आप 9-10 के बच्चे हैं तो आपकी लेंथ कम से कम होनी चाहिए 1 से 1.5 सफ़े की, मगर अगर आप सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बच्चों को 2 से 2.5 होनी चाहिए। ये थी हमारी नज़म की तशरीह। नज़म की तशरीह का ये पैटर्न होता है। अब हम चलते हैं गजल की तशरीह। गजल की तशरीह भी उसी तरह, सबसे पहले आपने गजल की तशरीह में उस शेर की हेडिंग देनी है। अगर वो पहला शेर है तो आपने पहली हेडिंग देनी है, अगर दूसरा शेर है तो दूसरी। उसके बाद उसी तरह ही हवाला शेर लिखना है। हवाला शेर में सबसे पहले आपने शेर का नाम लिखना है, क्योंकि इसमें कोई अनवान नहीं होता, शेर कोई अनवान नहीं होता, तो सिर्फ शायर का नाम लिखना है। और असनाफ अदब हमेशा आपने गजल ही लिखनी है, क्योंकि ये गजल है तो हमने हमेशा असनाफ अदब गजल ही लिखनी है। उसके बाद आती है तशरीह। तशरीह में हमने सबसे पहले लाइन जो हमने पीछे पढ़ा था ऐसे ही लिखनी है कि इस शेर में शायर कहता है, या फिर इस लिख देते हैं कि इस शेर में शायर लोगों को इस बात की तरफ मुतवज्जा करना चाहता है कि। ये लाइन लिखने के बाद आपने शेर लिखना शुरू कर देना है। ये लाइन एक इंट्रो होती है, आपने कोई ना कोई अपने शेर की इंट्रो देनी होती है। उसके बाद इसी तरह आपने हवाला जात में बकौल शेर या बकौले बकौले रसूल सल्लम या बकौले हदीस या बकौले इरशाद, कुछ भी आपने इसका हमें रेफरेंस लाजमी देना है और उसको हमेशा कोमों के दरमियान लिखना है। 2 इन्वर्टेड कोमा के दरमियान आपने उसको लिखना है। और इसी तरह हमारे पास यही पैटर्न होता है गजल और नज़म का, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर इसकी लेंथ की बात किया जाए तो इसी तरह 9th और 10th क्लास के बच्चे जो हैं वो इसके लिखेंगे 1 से 1.5 पेज के दरमियान, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं वो इसे लिखेंगे कम से कम 2 से 2.5 के दरमियान। अब है हमारे पास इक़्तिबास की तशरीह में सबसे पहले हम एक इबारत यानी पैराग्राफ, जो पैराग्राफ आपको पेपर में दिया होगा उसका सबसे पहले आपने पहले 3 अल्फाज और फिर इसी तरह लाइन लगानी और फिर आखिर 3 अल्फाज, सिर्फ 2 लाइनों में ये कवर करना है। ये इसलिए लिखते हैं ताकि एग्जामिनर को ये पता लग जाए कि आप कौन सा पैराग्राफ लिखना चाहते हैं। उसके बाद उसी पैराग्राफ का हमने हवाला मतन, हवाला शेर नहीं है हमारे पास, हवाला मतन होता है। हवाला मतन में सबसे पहले हम सबक का नाम, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स में ये गलती करते हैं, इसमें सबक का नाम लिखना शुरू कर देते हैं। तो कभी भी सबक का नाम नहीं होता, हमेशा उसका अनवान होता है। सबक का अनवान लिखने के बाद आपने मुसन्निफ का नाम लिख देना है। और अगर आप 9 और 10th क्लास के बच्चे हो तो आपने खत गुज़ा अल्फाज के मानी लिखने हैं, और अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर के तो उसको स्किप कर दे। खत गुज़ा अल्फाज के मानी का तरीका ये होता है, आपने उसकी हेडिंग देनी है, पहले अल्फाज के मानी, दूसरे और तीसरे के आपने यहाँ अल्फाज लिखने हैं और यहाँ उसके मानी लिख देने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सियाकुस बाग। सियाकुस बाग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ लोग कहते हैं लिखना चाहिए और कुछ टीचर कहते हैं कि नहीं लिखना चाहिए। जो टीचर कहते हैं नहीं लिखना चाहिए वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमसे ये पूछा नहीं गया होता। अगर आपको आता है ये बिल्कुल परफेक्ट तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप ना लिखें। उस बाग की तशरीह में हमने तशरीह तलब इक़्तिबास से पहले चीज लिखनी होती है और तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद, यानी कि जो हमें ये पैराग्राफ दिया होता है उससे पहले और बाद में क्या हुआ हमने वो लिखना पड़ता है। अगर आपको इसका ओवर थीम पता है यानी कि खुलासा पता है तो आप ये इजीली कर सकते हैं। उसके बाद अब इसकी लेंथ की बात की जाए तो अगर आप 9 और 10 क्लास में है तो इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 4 से 6 के दरमियान होनी चाहिए, और अगर आप फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो इसकी लेंथ 8 से 5 लाइन के दरमियान होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आती है तशरीह। तशरीह में सबसे आपने इसमें कोई हवाला जात नहीं देना होता और हमेशा ये पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखनी होती है।
تشریح لکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو اس کی تشریح ہوتی ہے ایک لائن کو 3 لائن میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک لائن کو 3 لائن میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. یہ اس کا ایک فارمولا ہے، یہ فارمولا آپ نے کبھی نہیں بھولنا. ہم ایک ہی لائن کو 3 لائن میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اس طرح آپ نے ایک لائن کو 3 لائن میں بار بار کنورٹ کرتا ہے اور اس سے لینتھی کرتا جانا ہے. کم از کم یہ آپ کو 2 سے 3 پیج میں لازمی آنی چاہیے. اسی طرح آپ کی یہ تشریح کا بھی پیٹرن ختم ہو جاتا ہے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور بھی ایسی ویڈیوز آتی رہیں. نیکسٹ ہم کریں گے خط کا طریقہ، رسید کا طریقہ اور درخواست کا طریقہ. اگر آپ وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.